सोनिया जी गुस्से में आकर जोरदार तमाचा शिल्पी के गाल पर मारने ही वाली थी कि शिल्पी ने सोनिया जी का हाथ थाम लिया। खबरदार मम्मी जी, ऐसी गलती करने की सोचना भी मत। मैं रिंकी भाभी नहीं हूँ जो चुपचाप सब कुछ सहन कर जाऊंगी, समझी आप? अगर दोबारा ऐसा करने की कोशिश भी की तो अच्छा नहीं होगा। अपनी छोटी बहू शिल्पी का ऐसा रूप देखकर सोनिया जी का मुंह तो आश्चर्य से खुला का खुला ही रह गया। बाकी के लोग भी शिल्पी को आश्चर्य भरी नजरों से देख रहे थे। अभी एक हफ्ता नहीं हुआ था शिल्पी को इस घर में आए हुए, और उसने एक हफ्ते के अंदर इस घर की पूरी काया पलट ही कर दी थी। आज सबसे ज्यादा खुशी रिंकी को हो रही थी कि इस घर में पहली बार कोई उसके लिए आवाज उठा रहा था। वह तो हमेशा शिल्पी को एक घमंडी औरत समझती, पर उसने आज सच में उसके लिए जो किया वह करने की हिम्मत आज तक किसी में नहीं हुई थी। यही सोचते सोचते रिंकी बीते दिनों में खो गई। जब वह इस घर में ब्याह कर आई थी तो सबकी दुलारी थी सिवाय सोनिया जी के, लेकिन सबकी दुलारी होने के बावजूद भी सोनिया जी के खिलाफ जाकर रिंकी का साथ देने की हिम्मत किसी के अंदर नहीं थी। एक दिन रिंकी सोनिया जी के लिए चाय लेकर आई थी कि तड़ाक की आवाज आने के साथ चाय के प्याले की गिरने की आवाज आई। रिंकी, तेरे बाप ने यहाँ नौकर नहीं भेजे हैं। रिंकी अकबकाकर बेचारी अपना गाल सहलाती हुई सास को देखने लगी। उसने तो ठीक से चाय का कप रखा था, फिर प्याला गिरा कैसे वह सोचने लगी। सोनिया जी जब भी रिंकी को देखती उन्हें याद आ जाता है कि रिंकी दहेज नहीं लाई है और मुफ्त में उनके लड़के को प्यार में फंसाकर शादी कर ली थी। इसलिए वो किसी न किसी बहाने रिंकी से बदला लेने की सोचती रहती है। आज भी रिंकी सुबह जब चाय बनाकर उन्हें देने कमरे में गई तो उसके ससुर बाथरूम में जा चुके थे। बेड पर सास बैठी हुई थी। उन्होंने कहा, चाय रख दो। रिंकी जैसे ही चाय साइड टेबल पर रखकर पलटी ही थी कि उसकी सास ने चाय का प्याला जानबूझकर जमीन पर पटक दिया और चिल्लाने लगी, देखकर काम नहीं करने बनता तो कह दो ना साफ साफ, ऐसे चाय का प्याला क्यों तोड़ा? इसलिए रिंकी हकबकाकर मुड़कर सास को देखने लगी। उसने तो टेबल पर ठीक से ही चाय का कप रखा था, फिर कप गिरा कैसे वह सोचने लगी। उसे सोचता देखकर सास फिर से एक बार उसके ऊपर चीखी, अब ये कौन साफ करेगा, तेरा बाप? रिंकी जल्दी से पोछे का कपड़ा लाने भागी। उन दोनों की बात ससुर जी अंदर बाथरूम से सुन रहे थे। वो अक्सर देखते कि उनकी पत्नी सोनिया रिंकी के पीछे पड़ी रहती है। आज भी ऐसा ही कुछ हुआ होगा। रिंकी ने पोछे का कपड़ा लेकर पहले जमीन पर गिरी चाय साफ किया, टूटा कप उठाया, फिर दूसरी चाय बनाकर सास के हाथ में थमा दी। अब तक सुरेश जी बाथरूम से निकल आए थे। सास ने अपनी चालाकी ना बता उनको रिंकी की गलती बताया, लेकिन सुरेश जी जानते थे कि उसमें भी सोनिया जी की ही गलती होगी, पर उन्हें कुछ कहने की हिम्मत उनमें नहीं थी। रिंकी एक पढ़ी लिखी महिला थी। यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान ही सूर्या से उसकी मुलाकात हुई और दोनों का प्यार परवान चढ़ गया। सूर्या उससे शादी करना चाहता था। शादी रिंकी भी करना चाहती थी, पर उसके घर वाले अमीर नहीं थे। वे बस रिंकी को इतना पढ़ा देना चाहते थे जिससे यदि कभी जरूरत पड़े तो रिंकी अपने घर की जिम्मेदारी उठा सके। सूर्या की जिद के आगे सोनिया जी और सुरेश जी को रिंकी से सूर्या की शादी करानी पड़ी थी, पर दहेज न मिलने से सोनिया जी हमेशा रिंकी से बदला निकालने की फिराक में रहती। वो अक्सर रिंकी से कहती, मुफ्त में मेरे बेटे को बिना दहेज में फंसा लिया, कैसे भी तुम मर जाओ तो सूर्या के ऊपर से तुम्हारा भूत उतरे और फिर मैं उसकी शादी ऐसी जगह करूंगी जहां दहेज अच्छा खासा मिलेगा। रिंकी सब सुनती और बर्दाश्त करती रहती। सुरेश और सूर्या जैसे ही अपने अपने काम पर घर से निकले तो सोनिया जी ने आज रिंकी को ठिकाने लगाने की सोची। उस दोपहर को जब रिंकी खाना बनाने रसोई में जाने लगी तब चुपके से सास सोनिया जी ने उसे कपड़े पहनाने के लिए बोला और खुद जाकर गैस का नॉब खोल आई। उन्होंने सोचा था कि जैसे ही रिंकी गैस में लाइटर जलाएगी तो रिंकी वहीं रसोई में जल मरेगी। उसके इस तरह जल मरने से उसके ऊपर कोई इल्जाम भी नहीं आएगा और उसका मकसद भी हल हो जाएगा। हुआ भी ऐसा ही। जब रिंकी कपड़े फैलाकर रसोई में गैस लाइटर जलाने जा रही थी कि गैस की महक सुनकर सोनिया जी का छोटा बेटा संदीप रसोई में पहुंच गया और गैस के रिसाव को सुनकर रिंकी को वहां से हटाना चाहा, पर तब तक रिंकी लाइटर लगा चुकी थी। लाइटर के लगाते ही कपड़ों ने आग पकड़ लिया था।
संदीप ने भाभी के कपड़ों में आग पकड़ते ही उसे खींचकर रसोई से बाहर निकाल लिया और गीला कपड़ा गैस पर डालकर गैस को बंद किया। रिंकी के आंचल में आग पकड़ लिया था तो तुरंत रिंकी के कपड़ों पर पानी डालकर आग बुझाई। भाभी, ये नॉब किसने खोला था? रिंकी ने रोते हुए ना में गर्दन हिला दी। ना तो उसने और ना ही रिंकी ने नॉब खोला था। भाई और पिताजी सुबह से ही काम पर जा चुके थे, तो इसका मतलब उसे समझने में देर नहीं लगी कि किसने खोला। वह भी जानबूझकर। वह जानता था कि जब से भाभी आई है, सोनिया जी हर समय रिंकी भाभी के पीछे पड़ी रहती है, वह भी दहेज के लिए। संदीप अपनी माँ के कमरे में गया और चिल्लाकर पूछने लगा, आपने गैस का नॉब क्यों खोला? भाभी के कपड़ों में आग लग गई थी। घर में आग लग जाता तो क्या होता? उनकी जान भी जा सकती थी। आज आपने सारी हदें पार कर दी है माँ। अरे अच्छा होता जो रिंकी मर जाती। सोनिया जी ने कहा, माँ मैं आपको आखिरी बार कह रहा हूँ कि ये सब बंद कर दीजिए, वरना किसी दिन ऐसा ना हो कि आपको पछताने का मौका भी ना मिले। तो अपने काम से काम रख, घर के मामले में बोलने की जरूरत नहीं है, समझा? मम्मी, ना तो मैं समझाऊं और ना ही मुझे समझाने की जरूरत है, बल्कि उल्टे आपको सुधरने की जरूरत है, कहता हुआ संदीप गुस्से में कमरे से बाहर निकला। कमरे के बाहर रिंकी खड़ी होकर सब कुछ सुन रही थी और डर से कांप रही थी। घर में सभी जानते थे कि रिंकी ने घर संभाल रखा है, पर दहेज के कारण रिंकी को प्रताड़ित किया जाता है। उस रात जब सुरेश जी और सूर्या लौटकर घर आए, तब संदीप ने आज की सारी घटना बताई, पर किसी ने भी सोनिया जी को कुछ कहने या बोलने की कोशिश नहीं की। शुरू से ही इस घर में सोनिया जी की हुकूमत चलती आ रही थी, लेकिन अब सोनिया जी के साथ आगे जो होने वाला था, उसकी तो उन्होंने कल्पना तक नहीं की थी। जल्द ही सोनिया जी ने अपनी इच्छा पूरी करने के लिए संदीप की शादी अपनी पसंद की लड़की से कर दी। इस शादी में उसे दहेज भी खूब मिला। सोनिया जी दहेज देखकर बहुत प्रसन्न थी। संदीप की पत्नी शिल्पी का पारा आसमान पर था कि उसके माता पिता ने बहुत अच्छी राशि दहेज में दी है। वह अपने पैसों के घमंड में बैठी रहती थी। रिंकी ने शिल्पी का अच्छे से स्वागत किया था, इसलिए शिल्पी की अपनी जेठानी से पटती थी। जल्दी ही शिल्पी ने सोनिया का व्यवहार रिंकी के प्रति देख लिया। शिल्पी का कमरा ऐसी जगह पर था जहां से रसोई दिखती थी। एक दिन शिल्पी ने अपने कमरे से देखा कि सोनिया जी ने रिंकी की बनाई सब्जी में सबकी नजरों से बचाकर ढेर सारा नमक डाल दिया था और चुपचाप रसोई से बाहर निकलते समय इधर उधर देखा और अपने कमरे की तरफ चल दी। सोनिया जी ने ऐसा क्यों किया उसके समझ में तो नहीं आया। शिल्पी ने रिंकी से भी पूछा कि सोनिया जी आपके साथ ऐसा क्यों करती हैं? तो रिंकी ने सीधा सा उत्तर दिया, क्योंकि मैं तुम्हारे जैसा दहेज नहीं लाई थी। और शिल्पी ने तुरंत बाजार से एक वैसी ही सब्जी ऑर्डर कर दिया और उसने पहली वाली सब्जी को फेंक दिया। खाने के टेबल पर जब सबने खाना खाया तो सब्जी की बहुत तारीफ हुई। सोनिया जी का मुंह उतर गया, क्योंकि उनका पासा उल्टा जो पड़ गया था। उन्हें समझ नहीं आया कि नमक ज्यादा डालने पर भी सब्जी में नमक ज्यादा क्यों नहीं हुआ। दूसरी तरफ शिल्पी ने जब देखा कि दहेज के कारण रिंकी भाभी का रोज ही अपमान हो रहा है, तो उसने भी कुछ ठान लिया। अब वह किसी काम में हाथ नहीं लगाती थी, हर समय बैठकर मोबाइल देखती रहती। अगर सोनिया जी उससे कोई काम करने को कहती भी तो वह उत्तर देती, मेरे बाप ने इतना सारा दहेज इसलिए नहीं दिया है कि मैं यहाँ अपने हाथ घिसूं। ऐसा उत्तर पाकर सोनिया जी चुप हो जाती। ये सही था कि दहेज के आगे उनकी बोलती बंद हो चुकी थी। जाड़े की शुरुआत हो चुकी थी। एक दिन शिल्पी ने सोनिया जी से कहा, मम्मी जरा एक कप चाय बना दीजिए, उसमें इलायची भी जरूर डालना और जरा जल्दी करना, ये ना हो कि अंदर जाकर सो जाओ। रिंकी ने उसकी बात सुनी तो बोली, शिल्पी जरा 2 मिनट ठहरो, मैं खुद बनाकर तुम्हें ला देती हूँ। शिल्पी ने रिंकी की बात सुनकर अपना सर पीट लिया। वह ये सब रिंकी भाभी के लिए ही तो कर रही थी और रिंकी भाभी खुद काम बिगाड़ने पर लगी हुई थी। तो शिल्पी ने रिंकी भाभी से कहा, भाभी आप चाय अच्छी कहाँ बना पाती हो? मम्मी जी मस्त चाय बनाती है, मैं तो उनके हाथ की ही बनी हुई चाय पीऊंगी। आखिर थक हार कर सोनिया जी को चाय बनाने के लिए उठना ही पड़ा। सोनिया जी ने चाय बनाकर शिल्पी के कमरे में खुद ले जाकर शिल्पी को दिया। चाय लेते समय उसने कप ठीक से नहीं पकड़ा और चाय का कप बिना पकड़े छोड़ दिया।
सारी चाय गिर पड़ी और प्याला टूट गया। शिल्पी जोर से चिल्लाई, अरे मम्मी जी, आपको बिल्कुल भी अक्ल नहीं है क्या? मैं कप ठीक से पकड़ भी नहीं पाई थी और आपने कप छोड़ दिया। अब ये चाय कौन साफ करेगा? सोनिया जी को वह दिन याद आ गया जब उन्होंने रिंकी की लाई चाय इसी तरह झूठ बोलकर गिराया था और कप तोड़ दिया था। शिल्पी के मुंह से ऐसी बात सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो चुपचाप उठी और कपड़ा लाकर गिरी चाय साफ करने जा रही थी कि रिंकी ने तुरंत उनके हाथ से कपड़ा लेकर जमीन पर गिरी चाय साफ कर दिया। आज पहली बार सोनिया जी को दोनों बहुओं में अंतर नजर आया, पर वे इस बात को मन में स्वीकार नहीं कर पा रही थी। आज शिल्पी द्वारा चाय की बात पर खरी खोटी सुने जाने के बाद भी सोनिया जी के चेहरे पर विजय के भाव नजर आने लगे। शिल्पी समझ गई कि अभी भी इनको किसी तरह का पछतावा है ही नहीं। कुछ बातें अभी भी ऐसी है जिसके कारण इनका घमंड टूटा नहीं है। शिल्पी ने इस चीज को परख लिया। उधर सोनिया जी के मन में रिंकी को चाय के बहाने उस दिन सजा देने वाली घटना याद आने से उन्हें लगा कि एक बार फिर से रिंकी को किसी बहाने सताकर घर से बाहर निकाला जा सकता है। उनके दिमाग ने तेजी से काम करना शुरू कर दिया। इस समय दोपहर के 2 बजे थे कि सोनिया जी ने रिंकी से बाजार से शाम के लिए ताजी कटहल लाने के लिए कहा। रिंकी बोली कि इस समय अभी सामने चौराहे वाली मंडी की बाजार नहीं लगी होगी, चाय पीने के बाद वह सब्जी ले आएगी। पर सोनिया जी ने रिंकी को घर से दूर वाली सब्जी मंडी में सब्जी सस्ती मिलती है कहकर सब्जी लाने भेज दिया। सीधी और मजबूर रिंकी ने कोई प्रतिवाद न करके झोला उठाया और 2 किलोमीटर दूर लगने वाली बाजार चल पड़ी। रिंकी के जाने के कुछ देर बाद शिल्पी ने सोनिया जी से कहा, मम्मी जी जरा 1 कप चाय ले आइए। सोनिया जी ने सोचा कि अभी तो दोपहर के 3 बजे हैं, थोड़ी देर में रिंकी चाय बनाएगी ही आकर, तब शिल्पी भी ले लेगी। और ये सब सोचकर वह चुपचाप लॉबी में बैठी रही। जब थोड़ी देर तक शिल्पी को चाय नहीं मिली तब उसने चीखना शुरू कर दिया, कैसा बकवास घर है, यहाँ मैं सर दर्द से मरी जा रही हूँ और हर किसी को अपने आगे कुछ सूझता ही नहीं। इतना सारा दहेज मेरे पापा ने ऐसे ही नहीं दिया था कि मुझे जीते जी मार डाला जाए। लगता है ये सब पुलिस को फोन करके बताना पड़ेगा कि यहाँ मुझसे दहेज लेकर इन लोगों का पेट नहीं भरा तो अब मुझे तड़पा तड़पा कर मार डालने का प्लान है, जिससे दूसरी जगह का अच्छा खासा दहेज लेकर संदीप की शादी कर दी जाए। शिल्पी की बड़बड़ाहट जारी रही। ये सुनकर सोनिया जी सहम गई कि यदि इसे चाय न मिली तो इसका कोई भरोसा नहीं। इसलिए वह फटाफट उठी और 1 कप चाय बनाकर शिल्पी को दे आई। थोड़ी देर बाद रिंकी घर आई तब सोनिया जी ने सारी सब्जियों का भाव पूछा और रिंकी को महंगी सब्जी लाने के लिए उल्टा सीधा सुनाने लगी। कभी अपने बाप के घर इतनी महंगी सब्जी खाई थी जो यहाँ इतना महंगा कटहल उठा लाई। रिंकी ने कहा भी कि अभी कटहल का मौसम नहीं आया है, इसलिए वहाँ भी महंगा कटहल मिला है। पर सोनिया जी के ऊपर कोई असर नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने सब्जी खरीदने पर बचे हुए पैसे को चुरा कर रखने का इल्जाम लगा दिया। रिंकी की आंखों से आंसू छूट पड़े। बेचारी रिंकी अपनी देवरानी के सामने अपने आप को और छोटा और मजबूर समझने लगी। शिल्पी ये सब देख सुन रही थी। उसे रिंकी की लाचारी पर बहुत दुख हो रहा था। थोड़ी और शाम हुई, अब सबकी लौटने का समय होने वाला था। तभी शिल्पी ने अपने कमरे से फिर से चिल्लाना शुरू करा, मेरी आंख क्या लगी कि मेरी अंगूठी कोई चोरी करके ले गया। कोई मेरी अंगूठी ले गया है, तुरंत लाकर दो, वरना आज तो यहाँ पुलिस आएगी ही आएगी। अंगूठी के चोरी होने और पुलिस बुलाने के नाम पर रिंकी और सोनिया जी दोनों भागी भागी आई। दोनों ही पूछने लगी कि कहीं उसी ने तो इधर उधर नहीं रख दिया है। शिल्पी ने बताया कि चाय पीने के पहले उसने मेज पर अंगूठी उतार कर रखी थी, अब नहीं मिल रही है। बाहर का कोई भी इस घर पर अभी नहीं आया, फिर अंगूठी कहाँ चली गई? उसके पापा ने हीरे की अंगूठी उसके बर्थडे पर दिया था। शिल्पी की अंगूठी के लिए रिंकी चिंतित होने लगी। शिल्पी ने इस समय दोनों पर चोरी का इल्जाम लगाकर दोनों के कमरे की तलाशी लेने की बात कही, जिस पर दोनों तैयार हो गई, क्योंकि उनकी समझ में दोनों ने ही अंगूठी नहीं उठाई थी। शिल्पी ने पहले रिंकी के कमरे की तलाशी ली।
वहाँ कुछ होता तो मिलता ना। चुपचाप शिल्पी अब सोनिया जी के कमरे में घुसी और तलाशी लेने लगी। रिंकी और सोनिया जी दोनों ही शिल्पी की तलाशी को देख रही थी। थोड़ी देर में शिल्पी ने अंगूठी सोनिया जी के गद्दे के नीचे से निकाला तो ये देखकर सोनिया जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। सोनिया जी का चेहरा देखने लायक था। वह जानती थी कि अंगूठी उन्होंने नहीं उठाई है। फिर शिल्पी की अंगूठी यहाँ तक कैसे आ गई? उनके कमरे में ना तो रिंकी आती है और ना ही शिल्पी। वह कुछ समझ नहीं पा रही थी। इधर रिंकी को बहुत बुरा लग रहा था कि शिल्पी ने उस पर चोरी का इल्जाम लगा दिया और चेहरे पर एक मुस्कान भी। मन ही मन वह सोच रही थी कि अब मम्मी जी को भी पता चल रहा होगा कि किसी को फालतू परेशान करने से कितना दुख होता है। यहाँ ये सब चल रहा था कि संदीप, सूर्या और सुरेश थोड़ी देर में एक एक करके घर आ गए। सूर्या ने जब अपनी माँ की करने के बारे में सुना वह कुछ नहीं बोला, क्योंकि वह जानता था कि माँ का स्वभाव खराब है। हो सकता है कि माँ ने ऐसा किया हो। सुरेश जी भी कुछ नहीं बोले। सोनिया जी दोनों बेटे और पति के आगे अपनी बेगुनाही की गुहार लगा रही थी, लेकिन आज कोई भी सोनिया जी के साथ खड़ा नहीं हुआ। शिल्पी बोली, मम्मी जी, अपनी बहू की अंगूठी चोरी करते शर्म नहीं आई? बहुत देर के बाद अपनी बात न बनते देख सोनिया जी गुस्से में बोली, चुप कर तू। मैंने रिंकी को आज तक अपनी उंगलियों पर नचाया है, तुझे भी मेरी उंगलियों पर नाचना होगा, समझी तू? ये सब तूने ही किया होगा। सोनिया जी ने आओ देखा ना ताओ कि शिल्पी को जैसे ही थप्पड़ मारना चाहा तो शिल्पी ने ऊपर ही हाथ को थाम लिया और गुस्से से बोली, खबरदार मम्मी जी, ऐसी गलती करने की सोचना भी मत। मैं रिंकी भाभी नहीं हूँ कि चुपचाप सब कुछ सह जाऊंगी, समझी आप? दोबारा ऐसा करने की सोचना भी नहीं, नहीं तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। शिल्पी का यह रूप देखकर सोनिया जी का मुंह आश्चर्य से खुला का खुला रह गया। बाकी लोग भी उसको आश्चर्य भरी नजरों से देख रहे थे। शिल्पी समझ गई थी कि इतना सब कुछ करने के बाद भी सोनिया जी नहीं सुधरने वाली हैं। वह पुलिस को फोन लगाने ही जा रही थी तो सुरेश जी ने आगे बढ़कर शिल्पी के आगे हाथ जोड़ दिए कि इस घर में पुलिस आई तो मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अरे हटिए आप, इसको तो मैं देखती हूँ। इतने में तुरंत सोनिया जी को एक जोरदार थप्पड़ लगा और तड़ाक की आवाज बहुत तेज थी। सोनिया जी सहमकर अपने गाल को सहलाने लगी। आज सुरेश जी ने सोनिया जी पर हाथ उठाया था। खबरदार, जो आज के बाद तुम्हारी ऊंची आवाज सुनाई पड़ी इस घर में, हमेशा बहुओं के पीछे पड़ी रहती हो। पहले रिंकी के पीछे पड़ी रहती थी, अब शिल्पी के पीछे पड़ गई हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? माफी मांगो। अगर इस घर में पुलिस आई तो मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। बहुत बदतमीजी बर्दाश्त कर ली हमने तुम्हारी, वरना वो रहा दरवाजा, तुम इस घर से जा सकती हो। सोनिया जी को रिंकी और शिल्पी से माफी मांगनी पड़ी और चुपचाप वो अपने कमरे में रोते हुए चली गई। शिल्पी ने ये किसी को नहीं बताया कि उसने सोनिया जी को ठीक करने के लिए ये सारी चालें चली थी। बहुत दिनों के बाद शिल्पी ने जब पूरी बात रिंकी को बताई, उसकी आंखें भर आई और उसने शिल्पी को गले से लगा लिया। इस घटना के बाद सोनिया जी ने रिंकी को सताना बंद कर दिया। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।